मैं रविंद्र कुमार, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार। कक्षा 10 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 2 में हमने विश्व की प्रमुख सभ्यताओं का अध्ययन करना शुरू किया है। तो अध्ययन की इसी कड़ी में आज हमारा विषय रहेगा यूनान की सभ्यता, ग्रीक सिविलाइजेशन। इंग्लिश में इसको ग्रीक सिविलाइजेशन कहते हैं और भारत में से यूनान या फिर यमन भी कहते हैं। इस सभ्यता की एक खास विशेषता यह थी कि यहाँ लोग नगर राज्यों या सिटी स्टेट्स में रहते थे, अर्थात जिन नगरों में वे रहते थे उन्हीं को वे राज्य मानते थे, इसलिए उसको कहते थे वो सिटी स्टेट्स। 150 के लगभग उस समय ये नगर राज्य थे। एथेंस, स्पार्टा, क्रीट, ट्रॉय, मैसिडोनिया आदि इनमें से कुछ प्रमुख नगर राज्यों के नाम हैं। ये नगर राज्य आपस में ही लड़ते रहते थे अपनी अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए, और इन्हीं नगर राज्यों में से एक नगर राज्य था मैसिडोनिया। यहाँ के एक प्रसिद्ध सम्राट हुए हैं सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट। 32 साल की उम्र में उन्होंने अपना एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। भारत तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था, लेकिन 32 साल की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उनका ये साम्राज्य बिखरने लगता है, पतन होने लगता है इस साम्राज्य का। तो यूनान की सभ्यता, यूनानी सभ्यता के लोगों की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, उनका धार्मिक रीति रिवाज कैसे थे, सामाजिक जीवन कैसा था, इन्हीं सब बातों का अध्ययन आज हम यूनान की सभ्यता के अंतर्गत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यूनान की सभ्यता। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा कक्षा 10 के लिए इतिहास की एक नई पाठ्य पुस्तक शैक्षिक वर्ष 2022-23 से लागू की गई है। पुस्तक का नाम है इतिहास, भारत एवं विश्व। इसी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 2 विश्व की प्रमुख सभ्यताएं। तो विश्व की प्रमुख सभ्यताओं के अंतर्गत आज हमारा अध्ययन का विषय रहेगा यूनान की सभ्यता, ग्रीक सिविलाइजेशन। वर्तमान समय में यूरोप के दक्षिण पूर्व में स्थित ग्रीस, वर्तमान समय में उसको ग्रीस कहते हैं, यूनान भी हम कह सकते हैं। यूरोप के दक्षिण पूर्व में स्थित ग्रीस एक प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीपीय देश का मतलब होता है, प्रायद्वीप देश का मतलब होता है कि ऐसा द्वीप जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हो, या धरती का ऐसा टुकड़ा जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हो, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो यह द्वीप भी 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और वर्तमान समय में इसकी राजधानी एथेंस है। नक्शा देख लेते हैं। विश्व मानचित्र पर अगर हम देखें तो ये यूरोप है और इस यूरोप के दक्षिण पूर्व में ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रीक है या ग्रीस है, जिसको वर्तमान समय में हम ग्रीस कहते हैं। तो यही ग्रीस जो है हमारे आज अध्ययन का विषय रहेगा। अगर सिर्फ उसमें यूरोप के मानचित्र को ही देखें तो यहाँ पर आप ये रेड कलर में जो देख रहे हैं वो ग्रीस है। 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ देश है, इसलिए इसको प्रायद्वीप देश कहते हैं। छोटे छोटे से इसमें ये काफी सारे टापू हैं, लगभग 500 के लगभग इनकी संख्या मानी जाती है। और इसी के साथ जो इसका पड़ोसी देश है बुल्गारिया, अल्बानिया, सर्बिया और इसके साथ ही तुर्की भी लगता है। तो ये उसमें वर्तमान समय में यूरोप के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसको और थोड़ा अगर ग्रीस को विश्व मानचित्र पर देखें तो ये ग्रीस है जिसको हम देख रहे हैं। इस ग्रीस में जो एथेंस है वो ये वाला एथेंस, ये वर्तमान समय में इसकी ग्रीस की राजधानी है। और इसके अलावा समुद्र में काफी सारे द्वीप इसी देश के ये द्वीप हैं। तो इन्हीं द्वीपों पर लगभग 4000 ईसा पूर्व, और इसमें वर्तमान समय में अगर 2022 भी जोड़ दें तो ये बन जाता है, अगर आज के हिसाब से देखें
तो 6022 साल पहले। तो इन्हीं द्वीपों पर जो पिछले द्वीप हमने दिखाए हैं, जो 500 के लगभग जिनकी संख्या है, 4000 ईसा पूर्व एक सभ्यता का जन्म हुआ जिसे ग्रीक या फिर यूनान की सभ्यता कहते हैं, जिसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो ये उस समय का मानचित्र आप देख रहे हैं, दिखाया हुआ है ग्रीस का या फिर ग्रीक सभ्यता का। ये एथेंस था उस समय, और ये स्पार्टा था जो मेन इसके जो नगर राज्य थे। इसी प्रकार ये ट्रॉय था, वी आर द ट्रॉय के नाम से एक फिल्म भी बनी है, और ये क्रीट है। इसी प्रकार ये मैसेडोनिया है, ये आप देख रहे हैं, इसको मकदूनिया भी कहते हैं। तो इसका आगे से इतिहास हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, इसी में ही पढ़ेंगे कि ये मैसेडोनिया का क्या इतिहास रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर काफी सारे नगर राज्य थे। जहां पर आज तुर्की जिसको हम कहते हैं, जहां पर आज तुर्की है, वहां एशिया माइनर होता था उस जमाने में। तो यहाँ एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसे पर्शियन साम्राज्य, पारसी जो धर्म है वास्तव में वो पर्शियन साम्राज्य से ही उसकी उत्पत्ति हुई है। तो उसको जहां आज तुर्की है वहां एशिया माइनर होता था, और वहीं पर एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसको पर्शियन साम्राज्य कहते थे। तो उस समय पर्शियन साम्राज्य ग्रीक साम्राज्य का कट्टर दुश्मन होता था, दोनों की आपस में लड़ाई चलती रहती थी। तो ये तुर्की आप देख रहे हैं मानचित्र पर, अगर आप देखें इसको, ये वाला तुर्की, तो उस समय इसको एशिया माइनर कहते थे, और पर्शिया ये यहाँ पर पर्शियन साम्राज्य होता था, जिसकी ये ग्रीस जो आप देख रहे हैं इससे लड़ाई चलती रहती थी, या दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते थे। यूनान की सभ्यता के राजनीतिक इतिहास को अगर हम इसके समय के हिसाब से इसको यूनान की सभ्यता के को बांटे, तो उसके जो राजनीतिक इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। उसमें जो पहला है वो आता है अंधकार युग, इसको डार्क एज के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको होमर युग भी कहते हैं। 1200 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व तक का ये समय था, जिसको हम अंधकार युग या डार्क एज कहते हैं। इसमें क्या हुआ, यह वह समय था जब ग्रीक में पर्यावरण परिवर्तन के कारण या किसी अन्य कारण से जनसंख्या में भारी गिरावट आई। यहाँ ज्यादा जनसंख्या नहीं थी, थोड़े बहुत लोग रहते थे। उस समय के बारे में ज्यादा लिखा हुआ नहीं मिलता है। इसका कारण यह है कि उस समय यूनान के लोगों की कोई लिपि नहीं थी। तो लिखा हुआ इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि कोई लिपि नहीं थी, और जब तक किसी सभ्यता के लोगों की कोई लिपि नहीं होगी तो वो लिखेंगे कैसे। तो इसलिए इस सभ्यता के बारे में ये जो समय बताया गया है ज्यादा लिखा हुआ नहीं मिलता है, क्योंकि इन्होंने अपनी कोई लिपि विकसित नहीं की थी, इसलिए इनको लिखना नहीं आता था। इसी कारण इसे डार्क एज या अंधकार युग कहते हैं कि इसके बारे में कोई जानकारी हमारे पास पुख्ता जानकारी नहीं है। इसके बाद जो दूसरा पीरियड है वो लोह युग जिसको हम कहते हैं, या फिर आर्कइक पीरियड भी इसको कहते हैं, या नगर राज्य का युग भी कहते हैं। ये जो पीरियड था, ये जो युग था, वो 800 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक का समय है। इसको हम नगर राज्य का युग भी कहते हैं। यह वह समय था जब ग्रीक में जनसंख्या बढ़ने लगी थी, लोग आकर यहाँ पर बसने लगे थे। जनसंख्या बढ़ने के कारण यहाँ नगर राज्य, जिनको सिटी स्टेट्स कहते थे, बनने लगे थे। तो लोग आके एक स्थान पर जब बसने लगते हैं तो उनकी संख्या जब बढ़ती है तो नगर राज्य के रूप में वो एकत्रित होने लगे थे, और यहाँ नगर राज्य बनने लगे थे। इन नगर राज्यों को वे पोलिस कहते थे, ये उनका शब्द था नगर राज्य को, यानी कि वो जिस नगर में रहते थे उसको ही वे राज्य समझते थे, और उस नगर राज्य को वे पोलिस कहते थे। प्रत्येक नगर राज्य की अपनी अलग सेना होती थी, उनकी इसी प्रकार उनकी अलग सरकार भी होती थी। पूरी तरह से वास्तव में ये नगर राज्य एक दूसरे से स्वतंत्र थे। तो ये नगर राज्य आपस में ही लड़ते रहते थे अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए या अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए। तो उस समय ये नगर राज्य, जिनको उस समय पोलिस कहा जाता था, आपस में ही लड़ते रहते थे। तो एक नगर राज्य का ये चित्र आप देख रहे हैं, पूरी तरह से 4 दीवारी से ये बना होता था, और इसी के अंदर लोग रहते थे, और इसी नगर को वो उस जमाने में राज्य भी कहते थे, इसलिए इनको सिटी स्टेट्स कहते थे। पूरी तरह से इनकी अपनी सरकार होती थी, अपनी सेना होती थी, और इनकी खास बात ये थी कि आपस में ही लड़ते रहते थे। कुछ नगर राज्यों के नामों की अगर हम चर्चा करें सिटी स्टेट्स की, तो कुछ थे। एथेंस था एक नगर राज्य, बड़ा प्रसिद्ध राज्य था उस समय नगर राज्य। स्पार्टा, ट्रॉय, एक मैसेडोनिया या इसको मकदूनिया भी कहते थे। थेब्स भी एक नगर राज्य था, और एक नगर राज्य था अर्गोस। तो उस समय कुल मिलाकर
150 के लगभग नगर राज्य थे जो ग्रीक सभ्यता के थे। मानचित्र पर अगर हम देखें तो ये आप देख रहे हैं, ये एथेंस है जो नगर राज्य था, ये प्रसिद्ध नगर राज्य था। इसी के पास स्पार्टा था और यहाँ क्रीट नगर राज्य हुआ करता था एक। और ये ट्रॉय है, ट्रॉय भी एक शक्तिशाली नगर राज्य था। ट्रॉय और एथेंस की लंबे समय तक लड़ाई चली है जो इसमें इन्हीं स्लाइड्स में आगे बताई जाएगी। और इसके ये ऊपर है यहाँ पर मैसिडोनिया, ये भी एक नगर राज्य था। तो कुल मिलाकर 150 नगर राज्य उस समय यूनानी सभ्यता के हुआ करते थे। और तीसरा जो राजनीतिक जो उनका इतिहास आता है राजनीतिक विकास का, वो है हेलेनिस्टिक युग, जो 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है। इसको हेलेनिस्टिक युग क्यों कहते हैं वो आगे हम आपको बताएंगे। तो यह वह समय था जब नगर राज्य बनने के बाद उनमें आपस में ही एक दूसरे से श्रेष्ठ बनने के लिए लड़ाइयां होने लगी थी। तो हेलेनिस्टिक इसको युग कहते हैं, जो 500 ईसा पूर्व से चलकर 200 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है। तो ये वह समय था जब नगर राज्य बनने के बाद उनमें आपस में ही एक दूसरे से शक्तिशाली बनने के लिए या फिर श्रेष्ठ बनने के लिए लड़ाइयां होने लगी थी। इन युद्धों में एथेंस और स्पार्टा दो नगर राज्य सबसे आगे थे। ये अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते थे और अपने आप को मशहूर बनाना चाहते थे। एथेंस और स्पार्टा सबसे आगे थे। ये आप देख रहे हैं मानचित्र पर, अगर हम दिखाएं तो ये एथेंस है और इसके पास ही ये अगर देख रहे हैं आप तो ये स्पार्टा है। तो इन दो नगर राज्यों में सबसे ज्यादा लड़ाई हुई। ये दोनों नगर राज्य पूरे ग्रीक पर कब्जा करना चाहते थे, पूरे यूनान पर कब्जा करना चाहते थे, दोनों के दोनों शक्तिशाली बनना चाहते थे। इसलिए इन दोनों नगर राज्यों में लंबे समय तक, ऐसा माना जाता है 27 साल तक युद्ध चलता रहा, जिसके कारण ये दोनों नगर राज्य कमजोर हो गए। इसे आप मान सकते हैं कि जब दो नगर राज्य या दो देश आपस में 27 साल तक लड़ेंगे तो कमजोर, आर्थिक रूप से भी वो कमजोर हो जाएंगे और मैन पावर जिसको हम कहते हैं कि मानव शक्ति भी उनके पास नहीं रहेगी, क्योंकि 27 साल तक लड़ना कोई आसान काम नहीं होता है। इसलिए 27 साल तक जब इन दोनों नगर राज्यों में एथेंस और स्पार्टा में लड़ाई चलती रही तो इससे दोनों कमजोर हो गए। उनकी इस स्थिति का फायदा मैसिडोनिया या जिसको मकदूनिया भी कहा जाता है नगर राज्य ने उठाया। जब वो आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हो गई तो उनकी इस कमजोर स्थिति का फायदा मैसिडोनिया नगर राज्य ने उठाया। मैसिडोनिया के लोगों ने फिलिप सेकंड, हम कह सकते हैं, या फिलिप द्वितीय भी कहते हैं इसको, फिलिप सेकंड के नेतृत्व में 559 ईसा पूर्व 359 ईसा पूर्व में अपने आसपास के सभी नगर राज्यों को अपने कब्जे में ले लिया, जितने भी उसके आसपास थे। मैसिडोनिया हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे। तो फिलिप, जो मैसिडोनिया के लोगों ने जब उसका फायदा उठाया तो उन्होंने फिलिप सेकंड के नेतृत्व में, फिलिप सेकंड के बारे में भी आपको बताएंगे, फिलिप सेकंड के नेतृत्व में 359 ईसा पूर्व में अपने आसपास के सभी नगर राज्यों को अपने कब्जे में ले लिया। ये अगर आप देख रहे हैं ये मैसिडोनिया है। तो मैसिडोनिया जब वो दोनों के दोनों एथेंस और स्पार्टा लंबे समय तक लड़ते रहने के कारण कमजोर पड़ गए, तो इस कमजोर स्थिति का फायदा, इसकी पूरी की पूरी स्थिति का फायदा मैसिडोनिया ने उठाया और जितने भी इसके आसपास के नगर राज्य थे उन पर इसने कब्जा कर लिया। फिलिप सेकंड पहले एक सैनिक नेता होता था, सैनिक मिलिट्री लीडर था वो फिलिप सेकंड, लेकिन 338 ईसा पूर्व में वह मैसिडोनिया का राजा बन गया। अपनी शक्ति उसने प्राप्त करी और शक्ति प्राप्त करने के बाद 338 ईसा पूर्व में वह मैसिडोनिया का राजा बन गया। पहले एक सामान्य एक सैनिक लीडर हुआ करता था वो। राजा बनने के बाद उसने पूरे ग्रीक साम्राज्य या यूनान साम्राज्य को एक करने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा कर ही रहा था कि 336 ईसा पूर्व में उसकी हत्या कर दी जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि उसके पुत्र ने उसकी हत्या कर दी थी, लेकिन ऐसा पक्का मान्यता नहीं है। तो 336 ईसा पूर्व में उसकी हत्या कर दी जाती है। तो उनका यह सपना, जो पूरे ग्रीक साम्राज्य को एक करने का उनका जो सपना था, तो उनका यह सपना उनका बेटा सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, इसको अलेक्जेंडर नाम था इनका, द ग्रेट इनको वैसे कहते हैं। ग्रेट इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने अपने जिंदगी में जितने भी युद्ध लड़े उन सभी में जीत प्राप्त की, इसलिए इनको अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान कहा जाता है। तो उनका जो सपना था फिलिप सेकंड का, उनका सपना जो ग्रीक को एक करने का उनका सपना था, यूनान को एक करने का उनका जो सपना था, वो उनका बेटा सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट पूरा करता है।
336 ईसा पूर्व में जब वह मैसिडोनिया का राजा बनता है तो उस समय वह मात्र 20 साल का होता है, ज्यादा उम्र नहीं होती है, मात्र 20 साल का वो राजा बन जाता है मैसिडोनिया का अपने पिता की मृत्यु के बाद। सबसे पहले वह अपनी सेना को शक्तिशाली बनाता है, इसके बाद वह पूरे यूनान पर अपना अधिकार कर लेता है। सबसे पहले उसका एक जो मकसद होता है वो है पूरे यूनान पर कब्जा करना। तो अब सबसे पहले अपनी शक्ति को अपनी सेना को शक्तिशाली बनाता है और सेना को शक्तिशाली बनाने के बाद पूरे यूनान पर कब्जा कर लेता है। यूनान पर कब्जा कर लेने के बाद वह पूरे विश्व पर कब्जा करना चाहता है। कब्जा करने की इस चाहत में वह भारत में झेलम नदी तक आता है, जहां उसका युद्ध पोरस से होता है। पोरस से उसका युद्ध माना जाता है। उस समय भारत में पोरस नाम का राजा होता था, तो पोरस से उसका युद्ध होता है। ये मैं आपको मानचित्र में अगर हम दिखाएं तो ये यूनान है, जहां से वो यूनान को जीतने के बाद वो चलता है। ये उसका रास्ता है, जिस तरह से वो पूरे ये एशिया माइनर इसको कहते हैं, जो जहां पर राज्य हुआ करता था जीतता हुआ। ये इजिप्ट है जिसको वो जीतता है, इसके बाद इजिप्ट या फिर मिस्र साम्राज्य है। मिस्र साम्राज्य के बाद वो मैसिडोनिया को जीतता है। मैसिडोनिया से चलता है सीरिया, बेबीलोनिया और फिर मीडिया से गुजरता हुआ ये सारा बैक्टीरिया जिसको हम अफगानिस्तान कहते हैं, और चलता चलता वो पहुंचता है झेलम नदी के किनारे। झेलम नदी किनारे उसका पोरस के साथ युद्ध होता है, जिसको हाइडस्पस का युद्ध कहते हैं, या झेलम युद्ध के नाम से भी इसको जाना जाता है, लेकिन इतिहास में इसको हाइडस्पस के नाम से जाना जाता है। हाइडस्पस का युद्ध होता है जिसमें पोरस हार जाता है और सिकंदर की जीत होती है। कब्जा करने की तो इस चाहत में पोरस से युद्ध होता है उसका। पोरस से युद्ध, ये चित्र आप देख रहे हैं। तो इस युद्ध में पोरस की हार होती है और युद्ध में जीत के बाद सिकंदर वापस लौट जाता है। तो इसके बारे में भी एक कहानी है। सिकंदर के वापस लौटने के बाद कहते हैं इसके बाद वो पूरे भारत पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन उसके सैनिक लंबे समय तक युद्ध लड़ते रहने के कारण तंग आ चुके होते हैं, इसलिए वो आगे बढ़ने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि भाई युद्ध बहुत हो गया है, अब अपने वापस देश लौट चलते हैं। तो सिकंदर को उनके आगे झुकना पड़ता है और वो अपनी सेना को वापस लेकर लौट जाता है। लेकिन बेबीलोनिया एक जगह है जो आपको हम दिखाएंगे, इराक में है। बेबीलोनिया की सभ्यता हमने पढ़ी है, इराक में ये जगह है। तो बेबीलोनिया जब वो वापस जा रहा होता है तो बेबीलोनिया में वह बीमार पड़ जाता है और बीमार होने के कारण मात्र 32 साल की उम्र में या 323 ईसा पूर्व में उसकी मौत हो जाती है। तो 32 साल की उम्र में ही वो मौत का ग्रास बन जाता है और बीमारी के कारण उसकी मौत हो जाती है। तो यहां से भारत को जीतने के बाद अगर आप देख रहे हैं इस नक्शे में, तो ये इसके बाद वो जब चलता है तो ये बेबीलोन है जो इराक में है वर्तमान समय में। तो यहाँ पर वो बीमार पड़ जाता है, अगर आप देख रहे हैं ये। तो बेबीलोनिया की सभ्यता में बेबीलोन आता है इराक में। यहाँ वो बीमार पड़ जाता है और बीमारी के कारण 32 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मौत के बाद उसका कोई वारिस नहीं होता है, क्योंकि छोटी उम्र में ही उसकी मौत हो जाती है, तो उसका कोई बेटा या नहीं होता है। अतः उसका साम्राज्य, जो उसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया होता है, अतः जो साम्राज्य उसने खड़ा किया होता है उसे संभालने वाला जब वारिस नहीं है तो कोई नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उसके साम्राज्य को उसके जो जनरल होते हैं सेना में, वो आपस में बांट लेते हैं। स्ल्यूकस निकेटर का नाम आपने सुना होगा, वो भी सिकंदर का एक शक्तिशाली जनरल हुआ करता था। टॉलमी भी उनका एक सेनापति होता था। तो जब उनका कोई वारिस नहीं होता तो ऐसी स्थिति में जो उनका साम्राज्य होता है, जो उसने खड़ा किया होता है, वो उसके जनरल आपस में बांट लेते हैं। साम्राज्य को जनरल द्वारा आपस में बांट लेने के बाद उनमें भी शक्तिशाली बनने की होड़ लग जाती है। वो भी वही शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, सिकंदर की तरह महान बनना चाहते हैं। तो हर कोई एक दूसरे को हराना चाहता है। तो इस शक्तिशाली बनने की होड़ में हर कोई चाहता है कि वह दूसरे को हराए तथा अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है। उनकी इस स्थिति का फायदा रोमन साम्राज्य उठाता है और 146 ईसा पूर्व तक वह इस ग्रीक साम्राज्य पर कब्जा कर लेता है। इस प्रकार से ग्रीक साम्राज्य का पतन हो जाता है 146 ईसा पूर्व के लगभग तक। वास्तव में सिकंदर के समय को ही हेलेनिस्टिक हमारा टाइम आया था। हमने था कि क्यों इसको हेलेनिस्टिक युग कहते हैं। तो वास्तव में जो सिकंदर का समय है उसको ही हेलेनिस्टिक युग के नाम से जाना जाता है। अंडरलाइन कीजिए, याद रखिए कि हेलेनिस्टिक युग क्या था। तो सिकंदर के युग को ही
हेलेनिस्टिक युग के नाम से जाना जाता है। यूनानी सभ्यता की प्रशासनिक व्यवस्था की अगर हम बात करें कि कैसे उनका प्रशासन चलता था, तो यूनान की प्रशासनिक व्यवस्था में राजा निरंकुश होते थे। निरंकुश का मतलब है कि वे अपनी मनमानी करते थे। प्रजा राजा को ईश्वर के समान मानती थी, भगवान के समान उनको मानती थी। राजा एक परिषद की सलाह से शासन को चलाता था। एक परिषद होती थी राजा को उसके कामों में सलाह देने के लिए, और इस परिषद को ब्यूल कहा जाता था। ब्यूल उसको कहते थे। इस परिषद में उच्च वर्ग के सम्मानित व्यक्ति होते थे। आम लोगों की भी एक सभा होती थी जिसे एगोरा, उसमें यूनान में एगोरा कहा जाता था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यूनान की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, राजा निरंकुश होता था, वो अपनी मर्जी से शासन चलाता था। हालांकि उसको सलाह देने के लिए उच्च वर्ग के सम्मानित व्यक्तियों की एक परिषद होती थी जिसको ब्यूल कहते थे। सामाजिक जीवन की अगर हम बात करें तो यूनान की सभ्यता में समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। वहां पर उसमें जो पहला वर्ग था उसको कहते थे कुलीन वर्ग। ये विशाल भू संपत्ति के स्वामी होते थे, जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें होती थी तथा इनके पास बड़ी संख्या में दास भी होते थे। दूसरा वर्ग जो था उसको मध्यम वर्ग कहते थे। इसमें साधारण नागरिक शामिल होते थे। इन्हें फ्री मैन या पैरवासी कहा जाता था। ये जो दूसरा मध्यम वर्ग जिसको हम कहते थे, तो इसमें साधारण नागरिक शामिल थे और इनको फ्री मैन या पैरवासी कहा जाता था। यह वर्ग व्यापार और वाणिज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। व्यापार का काम जो था वो इन्हीं का था। तीसरा स्वतंत्र श्रमिक होते थे, इनको थीट्स कहा जाता था तीसरे वर्ग में। और चौथे वर्ग में दास आते थे, इनको हेलोट कहा जाता था। वो इनको हेलोट के नाम से पुकारते थे। 4 वर्ग थे। सबसे पहला जो था वो हम कह सकते हैं कि कुलीन वर्ग था। उसके बाद मध्यम वर्ग आता था, उसके बाद स्वतंत्र श्रमिक थे और लास्ट में दास आते थे जिनको हेलोट कहा जाता था। आर्थिक व्यवस्था यूनानी साम्राज्य की आर्थिक या यूनानी सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो यूनान आर्थिक दृष्टि से काफी समृद्ध देश था। यहाँ के लोग मिट्टी और धातु के बर्तन बनाना, अस्त्र शस्त्र बनाना, फर्नीचर बनाना, जैतून से तेल बनाना या तेल निकालना और अंगूर से शराब बनाना जैसे काम करते थे। यहाँ कृषि पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। कृषि को ज्यादा महत्व ये लोग नहीं देते थे। धार्मिक जीवन कैसा था इस सभ्यता के लोगों का, तो यूनान के लोग बहुदेववादी थे। बहुदेववादी का मतलब है कि वे अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे और उनके जो मुख्य देवी देवता थे उनकी अगर हम बात करें तो एक देवता का नाम आता है जीएस। जीएस जिसको था, ये आकाश का देवता उनका होता था जिसको वो जीएस कहते थे। अपोलो, एक अपोलो देवता होता था। अपोलो वो कहते थे, सूर्य को वो अपोलो कहते थे यूनान के लोग। हर्मस व्यापार का देवता होता था, ये उनका हर्मस। और उसके बाद है पोसिडोन। पोसिडोन समुद्र का देवता था। और मार्स ये युद्ध का देवता होता था उनका, इसको मार्स वो कहते थे। और एक डेमिटर होता था, ये अन्न की देवी होती थी। इस प्रकार वो बहुदेववादी थे, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे। इसके अलावा लोग प्राकृतिक शक्तियों और जानवरों की भी पूजा करते थे। उनका भूत प्रेत में भी विश्वास होता था, इसमें भी वो विश्वास करते थे। सांस्कृतिक जीवन की अगर हम बात करें तो यूनान के लोगों के मनोरंजन के साधन नाचना, गाना और पशुओं की लड़ाई करवाना था। ये उनके मनोरंजन के साधन थे। हर 4 साल के बाद यूनान के सभी नगर राज्य अपने जवान स्त्री पुरुषों को एथेंस, जो जगह है जहां पर जो नगर राज्य थे, एथेंस में होने वाले ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए भेजते थे। ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है वो यूनान के साम्राज्य से ही हुई, यूनान की सभ्यता से ही हुई। एथेंस में इन खेलों की सबसे पहले शुरुआत हुई थी। तो वहां सभी नगर राज्य जितने भी थे वो 150 के लगभग। तो जब मनोरंजन की बात करें तो सभी 4 साल के बाद अपने स्त्री पुरुषों को इन खेलों में भाग लेने के लिए भेजते थे। दार्शनिक भी अपने यूनान जो है वास्तव में अपने दार्शनिकों के कारण भी जाना जाता है। कई महान दार्शनिक वहां पर हुए हैं। उसमें से एक नाम आता है सुकरात। सोक्रेटिस इसको कहते हैं, हिंदी में इसको सुकरात कहते हैं। ये उनका एक महान दार्शनिक हुआ है। इसके बाद प्लेटो भी एक महान दार्शनिक के रूप में यूनान के गिने जाते हैं। और अरस्तु, एरिस्टोटल जिसको हम कहते हैं, अरिस्टोटल इसको इंग्लिश में कहते हैं, अरस्तु हमारे भारत में कहते हैं। तो इन्हें राजनीतिक विज्ञान का, पॉलिटिकल साइंस का इनको पिता माना जाता है। तो राजनीतिक विज्ञान का इन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। तो इन दार्शनिकों के विचारों को आज भी पढ़ा जाता है
महान दार्शनिक है, इनको आज भी तो अपने दार्शनिकों के कारण भी यूनान को याद किया जाता है। तो यूनानी सभ्यता के बारे में हमने जो जाना उसको हम कुछ बिंदुओं के द्वारा भी बता सकते हैं। तो लगभग 4000 ईसा पूर्व यूनान या फिर ग्रीक की सभ्यता का जन्म हुआ। दूसरी खास बात हमने सीखी कि यूनान के लोग नगर राज्य सिटी स्टेट्स में रहते थे, जिनको वो पोलिस कहते थे। यूनान के दो नगर राज्यों एथेंस और स्पार्टा में 27 साल तक युद्ध चला। मैसिडोनिया, जिसको मकदूनिया भी कहते हैं, नगर राज्य के लोगों ने फिलिप सेकंड या फिलिप द्वितीय के नेतृत्व में 359 ईसा पूर्व में अपने आसपास के सभी नगर राज्यों पर कब्जा कर लिया। फिलिप सेकंड 338 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया का राजा बना। 336 ईसा पूर्व में फिलिप सेकंड की हत्या कर दी जाती है। 2 साल तक वो राजा रहा। फिलिप सेकंड की हत्या के बाद उनका बेटा सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट 336 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया का राजा बना। सिकंदर जब मैसिडोनिया का राजा बना तो उस समय मात्र वह 20 साल का था, 20 साल की उसकी उम्र थी। सिकंदर पूरे विश्व पर कब्जा करना चाहता था। 32 साल की उम्र में 323 ईसा पूर्व का अगर समय था वो जब सिकंदर की मौत हो जाती है। 146 ईसा पूर्व तक रोम साम्राज्य ग्रीक साम्राज्य पर कब्जा कर लेता है और इस प्रकार ग्रीक साम्राज्य का पतन हो जाता है। यूनान की प्रशासनिक व्यवस्था में राजा निरंकुश होते थे, अपनी मनमानी करते थे। यूनान की सभ्यता में समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। यूनान में दास को हेलोट कहा जाता था, दासों को वहां पर हेलोट कहकर पुकारा जाता था। यूनान के लोग बहुदेववादी थे, अर्थात अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे, अलग अलग देवी देवता थे उनके। और ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है वो वास्तव में एथेंस में हुई थी। धन्यवाद, नमस्कार।